एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आपका अपना दोस्त अभिषेक प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल एस क्लासेस द सिंबल ऑफ सक्सेस पर। देखिए, जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं एस क्लासेस द सिंबल ऑफ सक्सेस पर डेली एग्ज़ाम डोज, उसके अगले सेशन की शुरुआत में कर रहा हूं। चैनल पर कंटिन्यू कमेंट्स करते रहिए, आप लोग चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की वास्तविक शक्ति है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की जो वास्तविक नियुक्ति की जाती है वो नियुक्ति की जाती है महासभा और सुरक्षा परिषद में। महासभा और सुरक्षा परिषद में मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है हम लोगों का, ऑप्शन सी सही है, सी करेक्ट है। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो संयुक्त राष्ट्र का एक पार्ट है महासभा, उसे हम लोग कहते हैं, महासभा को लघु संसद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लघु संसद, लघु संसद के नाम से जाना जाता है इस पार्ट को। अगर मैं बात करूं इसी में सुरक्षा परिषद की, तो आप लोग याद रखेंगे जो सुरक्षा परिषद है उस सुरक्षा परिषद को कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है किसे? सुरक्षा परिषद को। थोड़ी सी बात कर ले रहा हूँ। देखिए, यूएनओ के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर, जो संयुक्त राष्ट्र है उसे यूएनओ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? याद रखेंगे आप लोग, यूएनओ के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 1945 को हुई थी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र है इसमें अगर मैं इन प्रेजेंट सदस्यों के बारे में बात करूँ तो संयुक्त राष्ट्र में जो वर्तमान सदस्यों की संख्या है 193 है। वर्तमान कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। अगर मैं बात करूँ संयुक्त राष्ट्र के जो सुरक्षा परिषद है उसके सदस्यों की, तो जो संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद होता है उसमें सदस्यों की संख्या है 15, जिसे कार्यपालिका भी कहा जाता है। देखिए, सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15। इन 15 सदस्यों में से जो 10 सदस्य हैं वो अस्थायी सदस्य हैं और जो 5 सदस्य हैं यूएनओ के वो स्थायी सदस्य हैं। इन 5 सदस्यों को ही वीटो पावर प्राप्त है। आप लोग ध्यान रखेंगे, इन 5 सदस्यों को ही वीटो पावर प्राप्त है। और वो कौन कौन से सदस्य हैं? 5 यूएनओ के स्थायी सदस्य हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। सबसे पहले जो स्थायी सदस्य है वो है फ्रांस। एफ से मतलब क्या? फ्रांस। दूसरे सदस्य के बारे में बात करूं तो दूसरा है रसिया, मतलब आर लिख दिया मैंने। तीसरे सदस्य के बारे में बात करूं तो सी बोले तो चाइना, और उसके बारे में अगर बात करूं उससे आगे तो ए बोले तो अमेरिका। उससे आगे अगर मैं बात करूं तो बी बोले तो ब्रिटेन। याद रखेंगे इस तरह से ABCFR, ABCFR मतलब ए बोले तो अमेरिका, बी बोले तो ब्रिटेन, सी बोले तो चाइना, आर बोले तो रूस और एफ बोले तो फ्रांस। याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे आगे चल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। तो याद रखेंगे जो न्यायिक पुनरावलोकन है, आप लोग ध्यान देंगे, जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसका अधिकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का है, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। अब इसी के बारे में बात करूँ तो देखिए, भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था ली गई है वो ली गई है कहाँ से? USA। कहाँ से ली गई है? USA से ली गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे चल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, राज्यसभा धन विधेयक किस अवधि तक रोक सकती है? देखिए, राज्यसभा जो है धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिन तक। केवल कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। देखिए, जो धन विधेयक का जिक्र है, धन विधेयक की परिभाषा है वो संविधान के आर्टिकल नंबर 110 में बताई गई है। आर्टिकल नंबर 110 में बताई गई है। इससे आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। भारतीय संविधान समर्पित है। तो देखिए, जो भारत का संविधान समर्पित है वो भारत के लोगों के लिए समर्पित है। किससे समर्पित है? भारत के लोगों के लिए समर्पित है, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर मैं इससे आगे की बारे में बात करूं तो आप लोगों को बता दूं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे भारतीय संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। और उसी में लिखा गया है क्या? भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें बोला गया है हम भारत के लोग, अर्थात भारत के लोगों को संबोधित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो देखिए, जिस तरह से सेंट्रल में
हम लोगों के पास राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य में जो है हम लोगों के पास होता है क्या, राज्यपाल। और राज्यपाल में ही जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, राज्यपाल में कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है। देखिए जैसे अपना ग्लोब है, ग्लोब मैंने ये बना दिया, इसको दो भागों में बांटने वाली रेखा आप लोग जानते हो इक्वेटर कहलाती है। ऊपर वाला भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला कहलाता है क्या, दक्षिणी गोलार्ध। देखिए उस दिन दोनों गोलार्धों में बड़ा दिन होता है जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो देखिए जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को जो है 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ती हैं। इसीलिए देखिए ये मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए 22 दिसंबर को मतलब मकर संक्रांति कहते हैं हम लोग, वहाँ पर मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होता है। अगर मैं उत्तरी गोलार्ध की बात करूँ, देखिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तो 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य कर्क रेखा पर जो है लंबवत पड़ता है, इसलिए 21 जून को बड़ा दिन होता है किसमें, उत्तरी गोलार्ध में, और 22 दिसंबर को बड़ा दिन होता है किसमें, दक्षिणी गोलार्ध में। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चैनल को लाइक करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस सीरीज में करा रहा हूँ। किस मुगल शासक को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। तो देखिए एक मुगल शासक है जिसका नाम दिया गया है यहाँ पर क्या, अकबर। अकबर को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय सम्राट के नाम से जानते हैं। देखिए अकबर के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को जिक्र कर देता हूँ। अकबर किस वंश का शासक है, मुगल वंश का शासक है। इसके बारे में बात करूँ देखिए अकबर के, तो इस अकबर ने जो है दीन ए इलाही धर्म चलाया था। याद रखेंगे, पूछा जाता है कि दीन ए इलाही किसने चलाया, तो अकबर ने चलाया। और इसने ही अकबर के बारे में बात करो तो देखिए ध्यान दीजिए आप लोग कि जो अकबर है, अकबर के शासनकाल में रेवेन्यू मतलब राजस्व की एक प्रणाली थी जिसे कहा जाता है जप्ती। जप्ती प्रणाली भी किसके शासनकाल में चलती थी, अकबर के शासनकाल में चलती थी जप्ती प्रणाली। याद रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकबर के बारे में, देखिए मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी एक प्रथा है, अकबर के शासनकाल में चलती थी। कौन सी, मनसबदारी प्रथा। तो देखिए 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अकबर के बारे में बता दिए। एक तो इसे राष्ट्रीय सम्राट के नाम से जाना जाता है, दूसरा दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया, तीसरा जप्ती प्रथा इसी के शासनकाल में थी, चौथा और मनसबदारी प्रथा भी अकबर के शासनकाल में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है। तो देखिए राजस्थान का जो माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का मंदिर है वो सबसे पहले किस चीज़ का मंदिर है, तो ये जैन मंदिर है। कौन सा मंदिर है, जैन मंदिर है, उत्कृष्ट कला के लिए फेमस है, सी ऑप्शन करेक्ट है। और देखिए जैन मंदिर में जो जैनों के देवता थे आदिनाथ, आदिनाथ के लिए जो है आदिनाथ को समर्पित है ये मंदिर। किसे समर्पित है, आदिनाथ को समर्पित है ये मंदिर। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने, भारत के योजना आयोग की प्रकृति क्या है। हम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए याद रखेंगे भारत के योजना आयोग। देखिए आप लोग जानते हैं कि योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो 1950 को हुआ था, और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री महोदय। कौन होते थे, प्रधानमंत्री, मतलब पीएम में शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, देखिए पीएम। तो पीएम जो है प्रधानमंत्री महोदय इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। और जो योजना आयोग है ये एक संवैधानिक संस्था नहीं थी, मतलब कहीं भी संविधान में योजना आयोग का जिक्र नहीं किया गया। ये एक सलाहकारी संस्था है जो कि भारत में जो है योजना बनाने के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए विकास के लिए, उसके लिए सलाह देती है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है। आप लोग जानते ही हैं कि जो सुंदरवन का डेल्टा है वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन का जो डेल्टा है वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है पश्चिम बंगाल में, और जो गंगा नदी है वो सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। और देखिए नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। याद रखेंगे, नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, घरेलू रेफ्रिजरेटर में सामान्य प्रशीतक पदार्थ क्या होता है। तो देखिए सामान्य प्रशीतक मतलब फ्रीज में जो है
प्रतिषेधक के रूप में फ्रीओन या फिर अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, मतलब ऑप्शंस ए करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। अगला क्वेश्चन लिखा है देखिए, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। देखिए जो हीमोग्लोबिन, पहले भी कई बार मैं रिपीट करा चुका हूँ आप लोगों को, जो हीमोग्लोबिन है एक प्रकार का वर्णक है, एक प्रकार का क्या है, वर्णक है, जो रेड कलर का होता है। और जो हीमोग्लोबिन है इसमें पाया जाता है आयरन, मतलब लोहा पाया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शंस बी करेक्ट है। अगले ऑप्शंस की तरफ मैं चल रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन, गन मेटल किस धातु का सम्मिश्रण है। गन मेटल के बारे में बात कर रहा है, तो देखिए गन मेटल में तांबा, टिन और जस्ता पाया जाता है। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है तांबा, टिन और जस्ता, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर मैं बात करूं तांबे की, तो जो गन मेटल है, मतलब गन बनाने में जो यूज होता है उनमें जो तांबा होता है वो 90% होता है। जो तांबा होता है कितने परसेंट होता है, 90% होता है। और जो टिन होता है वो होता है 8%। और जो जस्ता होता है वो होता है कितना, 2%। तो 90 और 8, 98 और 2 कितनी हुई, 100, 100% हो गया। गन मेटल किससे बना है, तांबे से, टिन से, जस्ता से। तांबे की परसेंटेज 90, टिन की परसेंटेज 8 और जस्ते की परसेंटेज 2। आगे चल रहे हैं देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारी जल का उपयोग होता है। भारी जल के बारे में अगर बात करूं देखिए, तो भारी जल होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O रासायनिक नाम हुआ D2O, याद रखेंगे, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और इसका प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में, नाभिक के रिएक्टर में मंदक के रूप में, मतलब ऑप्शंस ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरएनए का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। तो आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, आप लोग याद रखेंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड, जैसे डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए का संश्लेषण होता है किसके द्वारा, राइबोसोम के द्वारा। ऑप्शंस ए करेक्ट है। आगे चल रहे हैं देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। मैं आप लोगों को प्रॉमिस दिलाता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में जो भी एग्जाम्स होंगे, क्वेश्चंस आपको डिक्टू मिल जाएंगे डेली एग्जाम डोज से। एक एक क्वेश्चंस को लिखते रहिए। देखिए भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। देखिए आप लोग ये तो जानते ही हैं कि भारत में जो रेलगाड़ी का प्रारंभ हुआ वो 1853 में हुआ, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक रेलगाड़ी का प्रारंभ कब हुआ। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक रेलगाड़ी थी वो 1925 में चलाई गई। कब चलाई गई, 1925 में। और इसका जो नाम था, इस इलेक्ट्रॉनिक रेलगाड़ी का जो नाम था वो डेक्कन क्वीन है, याद रखेंगे क्या, डेक्कन और क्वीन। डेक्कन क्वीन के नाम से जो है पहली, डेक्कन क्वीन के नाम से पहली जो है विद्युत रेलगाड़ी चलाई गई 1925 में। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए हम लोग चल रहे हैं, कराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों के मध्य है। बहुत सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखेंगे। जो कराकोरम पर्वत श्रेणी है देखिए ऊपर जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में है, ठीक है। अगर जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में है तो आप लोग देखेंगे कि जो कराकोरम श्रेणी है एक तरफ भारत के पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन, दोनों के बीच में आ गई। तो पाकिस्तान और चीन यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है, पाकिस्तान और चीन। और ये याद रखेंगे इन दो देशों को जोड़ती है कराकोरम, और ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। कराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 5624 मीटर है। कराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जिसकी ऊंचाई 5624 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए बी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ज्योग्राफी से। देखिए बी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो देखिए जो बी आकार की घाटी होती है उसका निर्माण किया जाता है युवा नदी के द्वारा, यंगस्टर जो नदी होती है। और देखिए यहीं पर एक और क्लियर कर दूं कि अगर यू शेप की घाटी पूछ ली जाए तो यू शेप की घाटी का निर्माण होता है किसके द्वारा, प्रोणो नदी के द्वारा। यू अगर पूछा तो प्रोण नदी, युवा पूछा तो वी, मतलब युवा नदी बी आकार की घाटी बनाती है। आगे चल रहे हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन। तो देखिए भारत का अगर मैप का नीचे वाला हिस्सा देखा जाए इस तरह से, तो एक तरफ इधर वाला जो हिस्सा है ये पूर्वी घाट है, इधर वाला जो हिस्सा है ये पश्चिमी घाट है। इन दोनों को जो मिलन हो रहा है ये यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ है, तमिलनाडु में। आप लोग याद रखेंगे कहाँ पर होता है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन नीलगिरी की पहाड़ियों पर। अगले क्वेश्चन की बात चल रही है। देखिए अगला क्वेश्चन लिख रहा है, देखिए चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा। देखिए इन दिनों आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना में टीवी पर बहुत रामायण और महाभारत दिखाई जा रही है। तो चतुर्विंशति शास्त्री का मतलब मैं आप लोगों को सबसे पहले इसी का ही मतलब समझा देता हूँ। क्या होता है चतुर्विंशति शास्त्री का मतलब होता है 24,000। संस्कृत का में इसका मतलब होता है 24,000।
24,000। मतलब उस महाकाव्य जिसमें 24,000 श्लोक हैं को चतुर्विंशी सहस्त्री कहा जाता है। तो ये आंसर आप लोगों का क्या है, बी, रामायण को चतुर्विंशी सहस्त्री कहा जाता है। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, महाभारत को कहा जाता है जय संहिता। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जय संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है, तो जय संहिता मतलब विजय किसे कहा जाता है, महाभारत को। और इसी का एक और नाम है सतसाहस्त्री संहिता। याद रखेंगे महाभारत का नाम सतसाहस्त्री संहिता, मतलब 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसाहस्त्री संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुंग वंश जो था उसका अंतिम शासक कौन था। तो देखिए देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब मैं एक और आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जो सुशर्मा है, सुशर्मा कण्व वंश के अंतिम शासक हैं। ये जो सुशर्मा है ये कौन से वंश के अंतिम शासक हैं, कण्व वंश है। एक हिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे कण्व वंश के अंतिम शासक कौन है, सुशर्मा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखिए बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो ये सीरीज। आप लोग पढ़ते रहें कंटिन्यू, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आगे लिखा देखिए दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। तो अगर मैं रजिया सुल्तान के बारे में बात करूं तो आप लोग याद भी रखेंगे कि भारत की पहली महिला शासक भी रजिया सुल्तान है। और जो रजिया सुल्तान थी वो किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी के बारे में मैं बात कर दूँ कि जो रजिया सुल्तान का विवाह किया गया था, रजिया सुल्तान का जो विवाह किया गया था वो विवाह किया गया था अल-तुनतुनिया के साथ। तुनतुनिया आप लोग लिख लीजिए, जरा स्पेस आज कम पड़ रहा है, अल-तुनतुनिया। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। बहुत आगे मैं आप लोगों को बहुत अच्छी सीरीज लेके आने वाला हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है। लोक कल्याणकारी जो है राज्य को कहा गया है नीति निर्देशक तत्वों में, और संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्व आप लोग जानते ही हैं ऑलरेडी। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक जो बात की गई है वही नीति निर्देशक तत्व है, और वो कौन सा भाग है, संविधान का भाग 4। देखिए और सबके बारे में बता देता हूँ। जो भाग 2 है वो बताता है सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। भाग 2 किसके बारे में बता देता है, नागरिकता के बारे में बता रहा है, नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता। भाग 2 बता देता है नागरिकता के बारे में। बात करूं भाग 3 की, देखिए भाग 3 के बारे में बात करूं तो भाग 3 आप लोग जानते हैं किसके बारे में बताता है, मौलिक अधिकार बताता है। अगर मैं बात करूं भाग 5 की तो संघ के बारे में बताता है भाग 5। आगे बात कर रहे हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का हल किसके क्षेत्र में आता है। केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो जाए तो कौन सुलझाएगा, सुप्रीम कोर्ट, जानते ही हैं आप लोग, मतलब उच्चतम न्यायालय। बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चल रहे हैं हम लोग, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होगा भारत में बचत का अनुमान रिजर्व बैंक के अतिरिक्त और कौन लगाता है। तो देखिए जो सेविंग्स का जो अनुमान लगाता है, जो आंकड़े भारत में रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग अलावा जारी करता है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में CSO कहते हैं। कई बार फुल फॉर्म पूछी है, याद रखेंगे, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए चैनल्स को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और नॉलेज गेट करते रहिए। आने वाले एग्ज़ाम के लिए मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों को ऐसा डाटा प्रोवाइड करा दूंगा किसी चैनल पर नहीं मिलेगा, किसी कोचिंग सेंटर्स पर नहीं मिलेगा। आप लोग पढ़ते रहिए, बस लगातार मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।